तो हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि हम लोगों ने पुरातन परिकल्पनाएं सारी देख ली हैं। अब हमको यहाँ पर जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है उनके बारे में समझना है, और इसमें भी पहले जो थ्योरी हमको पढ़नी है यहाँ पर वो है नेचुरलिस्टिक थ्योरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आपको इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई होगी वो किस तरीके से, किन चरणों में या किस फॉर्म में हुई होगी। ठीक है, तो लिखें इसके अंतर्गत, मॉडर्न हाइपोथेसिस के अंतर्गत में यहाँ पर जो नेचुरलिस्टिक थ्योरी दी गई इसके अंतर्गत लिखें, जीवन की उत्पत्ति के लिए या जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह सबसे मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है। यह सबसे मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है, मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है। इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ डेड मैटर से हुई है। वाह सर, यहां से तो शुरू किए थे, डेड मैटर से हुई है, यानी कि जो मृत पदार्थ हैं उनसे हुई है। सर आप गलत बोल रहे हैं, आपने इससे पहले जो थ्योरी पढ़ाई थी सबसे पहले ओल्ड परिकल्पना में, वहां पर भी आपने बताया था। देखिए बात तो वहां पर भी सही थी, लेकिन उन्होंने वो डेड मैटर भी बता दिया कि मड यानी कीचड़ से ये बना होगा। लेकिन देखिए बात तो यहां पर एकदम राइट है कि हाँ डेड मैटर से हुई है, लेकिन वो डेड मैटर क्या है ये मैटर रखता है, समझ रहे हैं? वो डेड मैटर क्या है ये मैटर रखता है कि वो मड से स्नेक, रेप्टाइल, टर्टल ये बन गए, है ना, बालों की गंदगी से, उसकी बूंदों से इंसेक्ट बन गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहां पर जो डेड मैटर है वो डेड मैटर के रूप में आपको कुछ और मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पर एटम्स की बात करेंगे, परमाणु की बात करेंगे, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और डेफिनेटली आपको पता है आपकी बॉडी जो है वो डेफिनेटली केमिस्ट्री की बनी हुई है, मतलब केमिस्ट्री आप जो पढ़ते हैं जिसमें आप लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, इनके विषय में आपने अच्छे से समझा है, वो सारा का सारा आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब ये मत कहिएगा सर क्या सल्फ्यूरिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन आप याद रखें सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा भाई जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पाया जाता है कहाँ, स्टमक के अंदर। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत वो एक अलग मैटर है, राइट। तो मैंने क्या बताया, डेड मैटर से हुई है, लेकिन पृथ्वी पर वर्तमान वातावरणीय दशाएं, यानी कि पृथ्वी पर प्रेजेंट टाइम में वर्तमान वातावरणीय दशाएं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इस परिकल्पना के लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है वो डेफिनेटली चेंज होता रहता है। पहले एटमॉस्फेयर क्या रहा होगा, आज का एटमॉस्फेयर क्या है, तो इस समय का जो एटमॉस्फेयर है वो इस परिकल्पना को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। लेकिन हम ये मान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी पर पहले एटमॉस्फेयर रहा होगा उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में बिल्कुल इसी हूबहू तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा या ओरिजिन हुआ होगा, लाइफ पनपा होगा पहली बार। जो पहली बार आदमी औरत बना था उसकी, एडम ईव की बात नहीं करेंगे, यहां पर कुछ और ही बात करेंगे। तो लिखें इसके आगे, नए नए से लिखें, पूरी पृथ्वी पर बदलती हुई वातावरणीय दशाओं में, पूरी पृथ्वी पर बदलती हुई वातावरणीय दशाओं में करोड़ों वर्षों तक, बिलियंस ईयर तक, करोड़ों वर्षों तक अनेकों प्रकार की भौतिक व रासायनिक, करोड़ों वर्षों तक अनेकों प्रकार की फिजिकल, भौतिक व केमिकल, रासायनिक प्रक्रियाएं होती रही हैं, प्रक्रियाएं दैट मीन्स एक्टिविटीज होती रही हैं, जिसके फलस्वरूप पहले इनऑर्गेनिक मैटर, जिसके फलस्वरूप पहले इनऑर्गेनिक मैटर, जो कि डेफिनेटली डेड है, इनऑर्गेनिक मैटर
तथा बाद में ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण हुआ था या निर्माण हुआ होगा। तो ये तो हकीकत है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक मैटर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारा का सारा एटम के रूप में हमको देखने को मिला, अणु के रूप, परमाणु या अणुओं के रूप में देखने को मिला हमको, राइट। तो इनऑर्गेनिक मैटर जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? वाटर का निर्माण कर देते हैं। दो ऑक्सीजन के अणुओं की बात करें तो ये ऑक्सीजन के अणु का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर था वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर के थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर में बढ़ा होगा, और जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मैटर थे वो चेंज होकर के ऑर्गेनिक मैटर में बदल गए। जैसे कि अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें या मान लो अमीनो एसिड्स की बात करें, तो अमीनो एसिड्स तो हम लोगों ने पढ़े, या चलो ठीक है पेंटोज शुगर की बात करें, है ना, तो पेंटोज शुगर भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर हम लोग अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये भी सिंपल टाइप के मतलब ऑर्गेनिक मैटर है। तो हम ये कह सकते हैं इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बने, और इनऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक मैटर कैसे बने? देखिए पहले बने होंगे इनऑर्गेनिक मैटर, राइट, इनऑर्गेनिक बना होगा, फिर इनऑर्गेनिक जो था वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ होगा? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हुआ होगा, और सिंपल ऑर्गेनिक मैटर चेंज हो गया होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। किसमें चेंज हुआ होगा? कॉम्प्लेक्स। सर कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखिए सिंपल या हम इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो हमारे बॉडी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमारे बॉडी को बनाने के लिए कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ये सभी के सभी आपस में मिलकर के सिंपल इनऑर्गेनिक में बने होंगे। जैसे कि हम सिंपल इनऑर्गेनिक कह सकते हैं क्या? जैसे कि सिंपल इनऑर्गेनिक में यहां पर हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स, राइट, अमीनो एसिड सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है। फिर हम यहाँ पर बात समझ सकते हैं अमीनो एसिड के साथ साथ, क्योंकि अमीनो एसिड आगे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स क्या? प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें शुगर की, है ना, तो शुगर की सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि प्यूरिन हो गया, पैरामिडीन हो गया, है ना, प्यूरिन, पैरामिडीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सभी के सभी पैरामिडीन। तो ये सभी के सभी आपको पता है अमीनो एसिड्स जो होते हैं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर के वन प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। तो अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बना दिए होंगे? प्रोटीन का निर्माण कर दिए होंगे, राइट। शुगर और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस, कुछ एसिड भी बना होगा लाइक फास्फोरिक एसिड, ये सभी मिलकर के डीएनए और आरएनए को बनाया होगा, डीएनए आरएनए बनाया होगा। तो हम ये देख रहे हैं ना कि इनऑर्गेनिक मैटर से सिंपल ऑर्गेनिक बने और सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बने होंगे। तो ये जो हम लोग देखते हैं तो ये प्रोसेस या इस वे में अगर हम लोग ध्यान दें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अगर हम ग्लूकोज पार्टिकल लेते हैं, जैसे कि कुछ भी फूड खाते हैं, तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? C6H12O6 होता है, राइट। तो इस ग्लूकोज पार्टिकल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। यही से हम क्या करते हैं? इसको बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और हर किसी का अगर हम केमिकल रीजन में देखें अपने बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सबका हमारे बॉडी के अंदर क्या है? इंपॉर्टेंस है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो हो रहा होगा वो इस परिकल्पना के अकॉर्डिंग रहा होगा, मान सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ है, हम थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर, ना इस थ्योरी में थोपा गया है, दावा किया गया है कि हाँ आप खुद विवेक करें, आप खुद सोचें, आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा साइंस आगे प्रगति कर चुकी है। तो इस मैटर को या इस पद्धति को या इस थ्योरी को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है हम लोगों को, ठीक है। तो हमने क्या कहा? इनऑर्गेनिक मैटर बने होंगे पहले, फिर ऑर्गेनिक मैटर बने। तो इनऑर्गेनिक मैटर कैसे बने होंगे उनके विषय में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो आगे लिखें, इसी में फॉर्मेशन हुआ था
क्या लिखा, ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हुआ था, फिर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर बने, उसी के आगे लिख ले कंटिन्यू फॉर्म में, फिर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर बने जो प्रोटोप्लाज्म के मुख्य कंपोनेंट होते हैं। फिर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर बने जो प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जो प्रोटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए पाया जाता है, राइट। तो डीएनए आरएनए को बनाने के लिए शुगर होना चाहिए, कौन सी, पेंटोज शुगर होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, फास्फोरिक एसिड होना चाहिए। तो ये चीजें मिलकर के क्या बना देती हैं, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन कर देती हैं, राइट। अगर हम सेल के अंदर और भी चीजों की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, एमआरएनए चाहिए। एमआरएनए अमीनो एसिड्स में काफी इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, एज वेल एज एंजाइम्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। तो एंजाइम्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वो प्रोटीन के ही होते हैं, हम ये कह सकते हैं। हम भी जानते हैं एंजाइम्स जो होते हैं, हर प्रकार का एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन हर प्रकार की प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। एक स्टेटमेंट दिया गया, क्यों, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलकर के बने होते हैं, राइट। लेकिन प्रोटीन ये जरूरी नहीं है कि एंजाइम बनाए आगे चल करके, वो कुछ और भी बना सकती है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को, है ना, वाटर की आवश्यकता। देखो हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीते कि नहीं पीते, पानी पीते हैं जीने के लिए, जल जीवन है, इस तरीके से हम लोग बोलते रहते हैं। फिर दूसरी बात हमको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, मतलब सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यार बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो केमिस्ट्री से या केमिकल रीजन से मिलकर के बना हुआ है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो आगे लिख लें, आगे लिखें, फॉर्मेशन हुआ था, फिर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर बने जो प्रोटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाना खाते हैं उससे मिलता है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, आपके बॉडी में फैट भी बहुत ज्यादा लगा रहता है, मोटे हो गए हैं, है ना, लिपिड, फैट आदि आदि आदि, ठीक है। अब ये चीजें जो है यहां पर बनी हुई, अब समझिए इस बात को, ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ये जो जितना भी चीज बना हुआ है, ये जितना भी मटेरियल बना हुआ है, ये एक प्रोसेस के दौरान बना होगा। और डेफिनेटली यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, केमिकल प्रोसेस, क्योंकि रिएक्शंस कहाँ होती हैं, केमिस्ट्री में होती हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो भी मिलता है, जो भी बनता है आपस में मिल करके, वो सारा का सारा क्या प्रोसेस कहलाता है, केमिकल प्रोसेस कहलाता है। तो क्या लिखा, आदि ब्रैकेट नई लाइन से लिखे, इस क्रिया को केमिकल इवोल्यूशन, दैट मींस रासायनिक उद्विकास, यानी कि ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट वगैरह वगैरह जो भी बना, ये सब किससे बना होगा, केमिकल इवोल्यूशन से बना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक तो वो पार्ट जिसमें केमिकल रीजन बना, दूसरा वो पार्ट जिसमें बायोलॉजिकल रीजन बना, दैट मीन्स बायोलॉजी हम लोग अपना पढ़ रहे हैं, है ना, इवोल्यूशन लिविंग पार्ट, ये नॉन लिविंग मैटर है, लेकिन इससे ही हम लोग लिविंग मैटर बना सकते हैं। तो बना कह सकते हैं, बना है और बना भी सकते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। बिना केमिकल इवोल्यूशन के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं रहा होगा। और ये केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लिख लें, इस क्रिया को केमिकल इवोल्यूशन, रासायनिक उद्विकास कहते हैं। इस इवोल्यूशन के बाद, यानी कि जो इवोल्यूशन हुआ है केमिकल इवोल्यूशन, इसके बाद में एक स्पेशल टाइप के मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ। इस इवोल्यूशन के बाद एक स्पेशल टाइप के मिक्सचर यानी मिश्रण का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा गया। जिसे क्या कहा गया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा गया। नलाइन से लिख लीजिए, नलाइन से लिख लीजिए, पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति निम्नलिखित 3 प्रकार की वातावरणीय दशाओं के कारण संभव थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति निम्नलिखित
3 प्रकार की वातावरणीय दशाओं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, 3 टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, राइट, के कारण संभव थी। तो पहला जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकता था वो क्या हो रहा होगा, यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जो जीवन की उत्पत्ति, अरे यार देखो ना, अर्थ पर ही लाइफ क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फैक्टर हैं ऐसे जो पॉसिबिलिटीज हैं, रखते हैं कि इवोल्यूशन हुआ। और इवोल्यूशन जो हुआ है ये काफी समय बाद हुआ है। ऐसा ना मानिएगा कि पृथ्वी बनी जैसे ही वैसे ही जो है ना इवोल्यूशन शुरू हो गया होगा, शायद तभी हो गया होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम लोग मून की बात करें, चांद की बात करें, तो कई लोग गए वहां, झंडा फहराया अपना, है ना, लेकिन क्या वहां पर जीवन मिला? नहीं मिला। अब बात आती है एलियंस की, क्या सर एलियन होते हैं? तो नहीं यार, एलियंस नहीं होते, क्योंकि अभी तक तो नहीं देखे गए। हाँ, इवोल्यूशन हो सकता है वहां पर भी, जैसे कि पृथ्वी पर जो कंडीशंस हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, वही कंडीशंस मून पर भी आ जाए। लेकिन ये कंडीशंस लाने के लिए कई हजार करोड़ वर्ष लग सकते हैं। क्या पता पृथ्वी एक ऐसा, हम ये कह सकते हैं, ग्रह रहा हो जो काफी किस्मत वाला ग्रह रहा हो कि इस पे जल्दी से जल्दी जो हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो गई, है ना, वातावरणीय दशाएं चेंज हुई, जिससे इवोल्यूशन हो गया। या क्या पता कुछ ऐसे भी प्लेनेट पाए जा रहे हो इस यूनिवर्स में जहां पर इवोल्यूशन हुआ हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहाँ पर बैठ करके, एक रूम के अंदर बैठ करके बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा है। अगर दिमाग खोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पूरे गैलेक्सी में, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी गैलेक्सी हैं जिसमें आपको अर्थ के जैसे और भी कुछ मिल सकते हैं प्लेनेट। तो जो प्लेनेट हो सकते हैं उन पर शायद इवोल्यूशन रहा हो, या शायद इवोल्यूशन हो रहा हो, या इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी, हमें हमारे लिए जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो इस तरीके का है। क्या पता किसी दूसरे प्लेनेट पर कोई दूसरे तरीके का एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, है ना, वो हमारे लिए सिंपल या हमारे लिए पॉसिबल ना रहा हो फिलहाल। तो 3 कंडीशंस इस पृथ्वी पर, फिलहाल पृथ्वी समझिए, बाकी इवोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट यहां पर लिखें, एक विशाल सागर, वास्ट ओशन, एक विशाल सागर, वास्ट ओशन, CEAN, सॉरी, एक विशाल सागर तथा इसके तट पर छोटे छोटे रिजर्वायर, दैट मीन्स जलाशयों, तथा इसके तट पर छोटे छोटे रिजर्वायर का निर्माण हुआ होगा। तो ये माना जाता है कि, बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि हमको फॉसिल्स भी तो मिल रहे हैं, जीवाश्म भी तो मिल रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जहां पर रेंडियर पाया जाता है, और डेफिनेटली आपको पता है रेंडियर ठंडी जगहों पर पाया जाता है, और कुछ फिशेस की स्पीसीज ऐसी हमको मिल रहे हैं, फॉसिल्स ऐसे हमको मिल रहे हैं जो ऐसे लैंड पर पाए जा रहे हैं जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि उस स्थान पर पहले कभी क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, राइट। या हम ये कह सकते हैं कि जहां पर रेंडियर के फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो वो कंडीशंस, वहां की जो कंडीशंस रही होंगी एटमॉस्फेरिक की, वो काफी ठंडी रही होंगी। तो जब ये चेंजेस हो रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, एक बड़े बड़े जो यहाँ पर सागर थे, उन बड़े बड़े सागरों से छोटे छोटे रिजर्वायर का निर्माण हुआ होगा, धीरे धीरे प्रोसेस, एकदम से नहीं, मुंह में आया बोल दिया फटा वाला नहीं है, मतलब टाइम लगा होगा, कई साल लगे होंगे इसको ऐसा करने में। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन, अब आपको मालूम है जब छोटे छोटे जलाशय बन जाएंगे तो वो जलाशयों के अंदर आप कहीं भी अभी एक गड्ढा खोद करके पानी भर दीजिए, और कुछ दिनों बाद आप देखने कि उनमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, या लार्वा आपको देखने को मिलते हैं। कीड़े वो वाले नहीं पड़ते हैं जो किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डेड ऑर्गेनिज्म में पड़ जाते हैं, वो नहीं, लेकिन लार्वा आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लार्वा से धीरे धीरे और भी कुछ ऑर्गेनिज्म वहां पर आपको मिल सकते हैं। खैर, तो सेकेंड पॉइंट लिखें यहां पर, स्वतंत्र गतिज ऊर्जा, दैट मीन्स फ्री काइनेटिक एनर्जी का होना। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वाटर के अंदर पाई जाती है। आप वाटर को शांत देखते हैं, लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, और वो जो मूवमेंट हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण हो रहा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं फ्री, स्वतंत्र
गतिज ऊर्जा, गतिज मतलब गति कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, फ्री काइनेटिक एनर्जी के सोर्सेज रहे होंगे, फ्री काइनेटिक एनर्जी के सोर्सेस रहे होंगे, सोर्स रहे होंगे। थर्ड पॉइंट लिख लें, थर्ड पॉइंट लिख लें जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस, यानी कि ऑक्सीजन उस समय नहीं रहा होगा। तो सर कैसे नहीं रहा होगा ऑक्सीजन, तो कैसे पॉसिबिलिटीज, अरे यार बने होंगे, पहले बने होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना होगा, मैंने बताया ना सिंपल एटम बने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब बना होगा। लेकिन हुआ क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रहा होगा, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना दिए होंगे, वाटर, जल, H2O बना दिए होंगे, है ना। अब जैसे H2O बन गया, आपको पता है पृथ्वी कैसी थी सर, हॉट थी, गर्म थी। अब आपको मालूम है कि वाटर को जब हॉट चीज पे डालते हैं तो वाटर किसमें चेंज हो जाता है सर, हमें याद है किसमें, अरे वेपर में चेंज हो जाता है ना। वाटर किसमें चेंज हुआ, वेपर में, मैं आपको समझाया दे रहा हूं। तो यहां पर जो सिंपल ऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक एटम रहे होंगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एटम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर के वाटर बना दिया, वाटर बना, लेकिन वाटर किसमें चेंज हो गया, वेपर में। भाई क्योंकि यार अर्थ कैसी थी, बड़ी हॉट थी, गर्म थी, तो वेपर बन गया। वेपर गए कहां, आसमान में, स्काई में, और इन्होंने क्या बना दिया, क्लाउड। वेपर गए स्काई में और स्काई में बना क्लाउड, बादल, बादल गरजे और फिर बरसे, बादल गरजे और फिर बरसे, दैट मीन्स वर्षा शुरू हुई। तो पृथ्वी पर, अब आप यहां पर समझे, अब आप जब बारिश के पानी में नहाते हैं तो पानी बड़ा ठंडा होता है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हॉट जो चीज थी पृथ्वी, दैट मीन्स ये प्लेनेट जो था हमारा काफी गर्म था, इस गर्म प्लेनेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर के वाटर बनाए होंगे और वाटर वेपर के रूप में चेंज होकर के क्लाउड बना दिया स्काई में जाकर के, ठीक है, आसमान में जाकर के। और क्लाउड क्या होता है, जब पानी बरसता है तो बिजली क्या होती है, कड़कती है, और यही कारण रहा होगा इवोल्यूशन का। अभी आगे जब हम लोग स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उन्होंने एक ऐसा ही एटमॉस्फेयर बना दिया पूरा अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो बाहरी वातावरण में जो दशाएं रही होंगी, ठीक है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में पहले जो दशाएं रही होंगी वो दशाएं, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पूरा दे दिया अपने एक्सपेरिमेंट में। कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे आगे, इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल वही चीजें इन्होंने बताई, मतलब वेपर गया, एक इन्होंने और बीकर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाया जिससे चिंगारी वहां पर मतलब जब वेपर पहुंचा तो इलेक्ट्रिक वैल्यूएशन चालू हुआ, फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होकर के नीचे आया, परख नली के माध्यम से एक और नली में गया। तो उन्होंने कुछ कई दिनों तक ऐसा परीक्षण किया, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे हम ये कह सकते हैं सब्सटेंस को देखा, ऐसे पदार्थों को देखा जो लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी आप समझे क्लाउड जो थे वो बरसे, और ये जो क्लाउड का बरसना है, पानी बरस रहा है, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी पर जहां 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 पानी बरसा, धीरे 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 कोई गर्म वाली जो चीज थी, अब आपको मालूम है एक हॉट तवा है जिसपे रोटी सेकते हैं गर्म, ठीक है, उस पर अगर आप धीरे 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 पानी डालते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो तवा है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर पृथ्वी भी पहले हॉट थी, बारिश होती रही, करोड़ों सालों तक बारिश होती रही, यही प्रोसेस रन करता रहा, पानी बरसा और हॉट चीज पे पड़ा वेपर, तो इधर से पानी बरसता था और इधर से फटाफट ऊपर जाता था, तो यहाँ पर वेपर के फॉर्म में जाता था, पानी बरसा वेपर के फॉर्म में गया, बरसा वेपर के फॉर्म में गया, बरसा वेपर के फॉर्म में गया। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी को ठंडा करने का एक उपाय निकाला गया, ठीक है। अब यहाँ पर सारे के सारे जब ऑक्सीजन यहाँ पर ये हाइड्रोजन से मिल गए होंगे तो ऑक्सीजन तो बचे नहीं होगा, O2 का तो फॉर्मेशन ही नहीं हुआ होगा, तो जो एटमॉस्फेयर रहा होगा वो कैसा रहा होगा, अपचायक रहा होगा, रिड्यूस्ड रहा होगा। तो थर्ड कंडीशन ये रही होगी इस पृथ्वी पर, पहले, आज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ है लेकिन पहले क्या हुआ होगा, पहले ऑक्सीजन की एब्सेंट, लिख लीजिए मैं बोल देता हूं, ऑक्सीजन की अनुपस्थित, अर्थात एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन की अनुपस्थित अर्थात एटमॉस्फेयर रिड्यूस्ड रहा होगा, दैट मीन्स अपचायक रहा होगा, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा था। लेकिन रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, अभी आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं,
तो आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन का निर्माण कब हुआ होगा पहले। चलो, तो ये इतनी बात हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में इसी में ही एक इस थ्योरी को देते देते समय कुछ साइंटिस्ट पैदा हुए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे हेल्डन और यूरे, और इनके सुपीरियर थे ओपेरियन। तो ओपेरिन साहब जो थे इनके दो साथी थे, ऐसे समझ लीजिए। ओपेरिन साहब के दो साथी थे, एक हेल्डन थे, एक यूरे थे। इन तीनों ने मिलकर के एक हाइपोथेसिस, एक प्रक्रिया को दिया, एक हम ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया, हम ये बोल सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया, एक थ्योरी दी इन तीनों ने मिलकर के अपने एक्सपेरिमेंट को करके, राइट, जिसमें इन्होंने कहा कि जो नेचर था, या हम ये कह सकते हैं जो पृथ्वी पर इवोल्यूशन हुआ होगा वो इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक थ्योरी दी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेरिन सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी डाल दीजिए ओपेरिन सिद्धांत, ठीक है, ओपेरिन थ्योरी। और ये थ्योरी बिल्कुल बेसिस है किस पे? नेचुरलिस्टिक थ्योरी पर। ये थ्योरी बिल्कुल आधारित है किस पर? नेचुरलिस्टिक थ्योरी पर आधारित है, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? ओपेरिन सिद्धांत, और इस पे शॉर्ट नोट आता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। तो हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी? ओपेरिन सिद्धांत। ये एक साइंटिस्ट है ओपेरिन साहब, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी जो कि बिल्कुल नेचुरलिस्टिक थ्योरी से ही रिलेटेड है, राइट। तो इस पे शॉर्ट नोट आता है, इसलिए यहाँ पर अलग से मैं आपको लिखा रहा हूँ इसको, तो याद कर लीजिएगा ओपेरिन साहब को। बढ़िया व्यक्ति थे ये, अब तो नहीं रहे फिलहाल हमारे बीच में, कब के नहीं रहे। तो लिखो इसमें, इस थ्योरी को AI ओपेरिन, इनका फुल नेम है AI ओपेरिन कॉमा हेल्डन व यूरे ने दिया था। यानी कि इनके दो साथी हैं ये, लेकिन आप जानते हैं कि जो चेले होते हैं वो चेले ही रहते हैं, और जो गुरु होता है वो गुरु रहता है। तो ओपेरिन साहब इस थ्योरी के गुरु थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये थ्योरी दी गई, जिसको हम लोग ओपेरिन थ्योरी के नाम से जानते हैं। साथ में इन लोगों ने साथ दिया इनका, ठीक है, तो ये भी जुड़े हैं, राइट। तो AI ओपेरिन कॉमा हेल्डन व यूरे ने दिया था। इस थ्योरी को बायोकेमिकल थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि AI ओपेरिन ने, या ओपेरिन सिद्धांत को हम लोग कौन सी थ्योरी कहते हैं? बायोकेमिकल थ्योरी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। तो AI ओपेरिन साहब ने यही बताया कि सबसे पहले क्या बना होगा? केमिकल इवोल्यूशन, दैट मीन्स केमिकल फॉर्म में यहाँ पर कुछ एटम, मटेरियल, ये सारा का सारा बना होगा, उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, राइट। चलो, बायोकेमिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इनके थ्योरी को 1963 में, या इनकी थ्योरी को 1963 में एक बुक जिसका नाम था द ओपेरिन ऑफ लाइफ, एक बुक द ओपेरिन ऑफ लाइफ में प्रपोज किया गया था। इन्होंने अपनी बुक में बताया कि, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, इस अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हुई है, के फॉर्म में हुई है, राइट। नलाइन से लिखे, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इस परिकल्पना के अनुसार, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति या पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया, जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया लिखिएगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक्टिविटी को निम्नलिखित स्टेप्स में डिवाइड किया
गया है, निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है, स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, पहली थ्योरी कौन सी दी गई? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, तथा बाद में थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को दिया गया, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को प्रपोज किया गया। समझ में आया? तो सबसे पहले जो थ्योरी हमको इसमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि इस पृथ्वी पर केमिकल इवोल्यूशन किस तरह हुआ, और केमिकल इवोल्यूशन के बाद में यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किस तरीके से शुरू हुआ। ठीक है, तो दोनों पक्षों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में लिखेंगे, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है इवोल्यूशन का चैप्टर, राइट। तो इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे कल, हेडिंग डाल दीजिएगा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, राइट।